हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज से हम लोग जो है वो अपना सीएमए इंटर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना ग्रुप 1 है, उसका पेपर नंबर 5, दैट इज व्हाट, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, जिसे हम प्यार से लॉ का पेपर भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे आपको पता होगा, आई होप कि जो आपका सीएमए इंटर है उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। पेपर नंबर 1 से लेके पेपर नंबर 4 तक आपने कहाँ पे कवर कर लिया होता है? आपने फाउंडेशन में कवर कर लिया होता है। ठीक है। 5 ऑनवर्ड्स जो आपके पेपर है वो अभी आपके इंटर में आएंगे। तो आपके पास में इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है। तो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 ये आपके आते हैं ग्रुप 1 में। ठीक है। एंड 9 ऑनवर्ड्स जो आते हैं आपके, वो आते हैं ग्रुप 2 में। तो 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है। चलो, तो आज हम जो है वो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 1 का फर्स्ट जो आपका पेपर होता है, कौन सा? पेपर 5 लॉ का। ठीक है। अब आपके एग्जाम का पहला ही पेपर कौन सा पेपर है? लॉ का पेपर है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पेपर है तो उसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज अगर आपका फर्स्ट ही पेपर जो है मान लो वो अच्छा नहीं हुआ तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे क्या सोच लेते हैं, यार पहला ही पेपर खराब हुआ है, इसमें ही हम लोग फेल हो जाएंगे तो व्हाट्स द पॉइंट, आगे हम एग्जाम देते ही नहीं है, नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होता है वो उस पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। सो इसीलिए फर्स्ट पेपर आपका कैसा जाता है वो बेसिकली आप ये मानो आपका बेस बनाता है। अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा चला गया तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपका कॉन्फिडेंस अपने आप से बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं हुआ वाइस वर्सा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसीलिए पहला पेपर है तो हमें बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। ओके। अच्छा, अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से, चाहे इंटर के हों चाहे फाइनल के हों, मैंने सुना है कि मैम लॉ हमें बोरिंग लगती है, लॉ हमें जो है वो बहुत डिफिकल्ट भी लगती है, किसी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है कि ये सारी चीजें वो स्टूडेंट बोलेगा जिसको पढ़ने का जो पैटर्न है ना, वो पढ़ने का पैटर्न ही सही नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं उनको वो एकदम कब उठाते हैं? एंड। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 में आपका एक और पेपर है, पेपर नंबर 10, उसमें ऑडिट आता है। ठीक है। बट ऑडिट कंपैरेटिवली इजी है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा बाद में भी पढ़ते हैं ना तब भी चीजें हो जाती है। बट लॉ लॉ जो है वो आपको एंड के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे नॉर्मली अगर जून अटेम्प्ट होता है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि हम इसको कब से स्टार्ट करेंगे? अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, या दिसंबर अटेम्प्ट है तो हम अक्टूबर के बाद, दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं होता है। आप इतने मतलब एग्जाम के पास में आके किसी एक पूरे 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को उठा रहे हो एंड देन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें समझ में भी आ जाए, हमारी एग्जामेशन भी आ जाए, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो स्ट्रैटेजिकली आपको ये जो पेपर है ये पहले से ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और इसमें बहुत ही इजीली आपकी एग्जामेशन आ सकती है। इस पेपर को, अगर हमें पेपर पैटर्न जो है अभी हम डिस्कस भी करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि इस पेपर को किस तरीके से पढ़ना है जिससे इजीली आपके कितने आ जाएंगे एग्जामेशन, 60+ मार्क्स। तो बहुत इजी है इस सब्जेक्ट में लेके आना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी 3 से 4 चैप्टर्स ही हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जो वो 3-4 चैप्टर्स कंबाइंड होके ही आपके 60+ आपको दे जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ वो 4 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, 60+ मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। बट ऐसा नहीं है ना कि हमने 60 मार्क्स का ही पढ़ा, 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया और हमें एग्जाम में 60 आउट ऑफ 60 मिल गए। क्या कभी सुना है किसी के प्रोफेशनल एग्जाम्स में 100 में से 100 आ रहे हैं या 100 में से 98 आ रहे हैं? बहुत ही रेयर है। आप ये मानो अगर आपके 60 आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। एग्जामेशन आना प्रोफेशनल एग्जाम्स में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो जो थ्योरी पढ़ने का, लॉ पढ़ने का एक पैटर्न होता है। अगर तुम डायरेक्टली मॉड्यूल उठा लोगे और उसमें से तुम ट्राई करोगे कि हम पढ़ लेते हैं, तो क्या तुम्हें समझ में आएंगी चीजें? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। बिकॉज मॉड्यूल में एक तो जो लैंग्वेज वगैरह होती है वो बहुत टिपिकल दी हुई होती है, सेकेंडली जो प्रेजेंटेशन होता है वहां पे वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वहां पे एक ही साथ इतने सारे पैराग्राफ्स दे रखे होते हैं। ठीक है। प्रॉपर कोई फ्लो चार्ट्स वगैरह नहीं होते हैं। और आपके मॉड्यूल में जो लॉ का मॉड्यूल है स्पेशली, उसमें चीजें सिस्टमैटिक भी नहीं है, कहीं पर भी कोई भी टॉपिक डाल दिया। ठीक है। वो अभी सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इस बैच में मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, विद हैंड रिटन नोट्स। ठीक है। बिकॉज हैंड रिटन नोट्स से क्या होता है, हम फ्लो चार्ट्स मैनर में जब भी पढ़ते हैं लॉ को तो हमें रिटेन इजीली हो जाता है
कीवर्ड्स को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कीवर्ड्स मार्क करवाऊंगी। तो कीवर्ड्स अगर आपको याद है देन आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है कि मैम क्या हमें लॉ की जो एग्जैक्ट लैंग्वेज होती है जो हमें गिवन है मॉड्यूल में या जो बेयर एक्ट में गिवन है, क्या हमें वही लैंग्वेज लिख के आनी एग्जाम में? नहीं, आप अपनी खुद की लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है, बट कीवर्ड्स जो होते हैं लॉ के वो आपको लिखना वहां पे कंपलसरी है, ठीक है। सो हम एकदम प्रॉपर इंटरेस्टिंग मैनर में, इजी मैनर में हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको जो इस बैच के फीचर्स हैं पहले वो बता देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एंड देन हम अपना सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू क्या है, उस पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, अब देखो बेसिकली जो अपना ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहने वाला है इसमें 100% मॉड्यूल कवरेज, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन अभी वीडियो आया था, लॉन्चिंग वीडियो बेसिकली आया था, वहां पर भी हम लोगों ने बताया था कि जो भी हम ये एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस लॉन्च कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओनली इंपॉर्टेंट पढ़ा देंगे, ठीक है, या सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स पढ़ा देंगे बाकी टॉपिक्स हम स्किप कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 100% मॉड्यूल कवरेज है, इसका मतलब मॉड्यूल के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो फिर एग्जाम ओरिएंटेड का क्या मतलब है? फास्ट ट्रैक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा जो रेगुलर बैच होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें जो चीजें होती है वो स्लो पेस पे चलती है, वहां पर मैं क्लास में ही हैंड रिटन नोट्स बनवाती हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप क्लास में ही हम लोग लिख रहे हैं तो वहां पे टाइम हमें ज्यादा लगने वाला है, बट यहाँ पे मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हम जो है वो डायरेक्टली नोट्स से जो है मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो ऑब्वियस है ये फास्ट ट्रैक मैनर में होगा, बट इसका ये कहीं से भी मतलब नहीं है कि आपका यहाँ पे मॉड्यूल का कोई टॉपिक स्किप होगा, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। कैसे? हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मैं आपको दूंगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मैंने पहले से लिख रखे हैं, देन हम उसमें से यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। एंड जैसे ही अपने एक पर्टिकुलर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद में हम किस पे स्विच कर जाएंगे? उसके बाद में हम बुक पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। क्या जो मैम मॉड्यूल है उस पे, देखो मॉड्यूल मैंने आपको बताया वो सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी बुक है मैं आपको जैसे यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अपना कंपनीज एक्ट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाने वाली हूँ। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो ये अपने सारे क्या हो जाएंगे? हैंड रिटन नोट्स हो जाएंगे, ठीक है, जिससे हम लोग जो है अपना पूरा ये बैच में कवर करेंगे। एंड जैसे ही किसी पर्टिकुलर चैप्टर के ये हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम किस पे आ जाएंगे, मतलब मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा दूंगी कि ये देखो सारे टॉपिक्स हैं और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको नोट्स में हैंड रिटन नोट्स से कवर करवा दिए, ठीक है। तो उसके बाद में आप अपने लेवल पे ये बुक से पढ़ लेना जो चीजें इस बुक में है। ये बुक कैसे बनी हुई है, इसका बेस क्या है? जो आपका ICMAI का मॉड्यूल है, ठीक है, उसके बेस पे ही ये बुक बनी हुई है। बट वहां पे देखो फ्लो चार्ट्स वगैरह नहीं है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है, कलर्ड नोट्स है यहाँ पे, तो आपको पढ़ने में भी बोरिंग नहीं लगेगा, बिकॉज हमें पता है लॉ हमें बोरिंग लगती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैनर में ये हो जाएगा, तो इसको आप अपने लेवल पे रीड कर सकते हो। और अगर किसी को लगता है कि हमें तो मॉड्यूल से पढ़ना है, इसको देखने के बाद में आप चाहे तो अपने लेवल पे मॉड्यूल गो थ्रू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट ही होगा बेसिकली, उससे आप ढूंढोगे कौन सा जो टॉपिक है वो कहाँ दे रखा है, ठीक है। वैसे तो लाइन से सब कुछ मिल जाता है, बट हाँ वो आपके ऊपर है कि आपको देखना है तो आप देख लो। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो हम हैंड रिटन नोट से करने वाले हैं और उसके बाद में हम एक बार यहाँ पे जो बुक है वो बुक से गो थ्रू कर लेंगे। उसके बाद में आपकी मर्जी है आपको मॉड्यूल देखना है या नहीं देखना है, जरूरत नहीं, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बट ठीक है किसी किसी को होता है तो आप देख सकते हो। चलो, अच्छा, जो अपने सारे लेक्चर्स हैं है ना वो कहाँ पे रहेंगे? यूट्यूब पे रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये यूट्यूब पे रहने वाले हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही बता दिया है कि क्योंकि ये फ्री बैच है तो ये सब कुछ जो है वो फ्री अवेलेबल रहने वाला है यूट्यूब पे। लेकिन जैसे मैंने जो अभी आपको नोट्स सिखाए थे, हैंड रिटन नोट्स भी और जो अपनी बुक है वो भी, ये दोनों अगर आपको देखना है, अगर आपको सिर्फ लेक्चर्स पढ़ने हैं, आपके पास में अपनी बुक है, अपने नोट्स हैं, ठीक है, आपको सिर्फ है कि हमें तो लेक्चर सुनना है, तो आप कहाँ पे देख लो? यूट्यूब पे। बट अगर किसी को नोट्स चाहिए, ठीक है, तो नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि 99 रुपीज में आप पर सब्जेक्ट परचेज कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे जाके? कॉमर्स एजुकेटर्स ऐप है, तो जो मोबाइल यूजर्स हैं
वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो लैपटॉप से देखना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पे जाके देन आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और आप परचेज कर लोगे कोर्स तो वहां पे आपको जो ये नोट्स हैं ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ये जो नोट्स हैं ये व्यू ओनली रहेंगे, डाउनलोडेबल नहीं है। 99 रुपीज जो हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम डाउनलोड ऑप्शन आपको नहीं देंगे, आप वही ऐप पे ही नोट्स को देख सकते हो सिर्फ, ठीक है। तो बार बार मत बोलना, कमेंट्स मत करना कि डाउनलोड ऑप्शन क्यों नहीं है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। पहले ही हमने आपको इंटीमेट कर दिया, व्यू ओनली रहेंगे नोट्स, ठीक है, डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। चलो, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, मैम डाउट्स आएंगे तो डाउट्स का क्या रहेगा? तो डाउट सॉल्विंग के लिए आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बट जो ये 99 रुपीज में कोर्स बाय कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ उनके लिए अवेलेबल फैसिलिटी रहेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जिन्होंने ये नोट्स परचेज किए हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने बेसिकली रजिस्टर किया है हमारे ऐप पे जाके, उन्हीं के लिए ये टेलीग्राम जो ग्रुप है ये है, और उनके जो नोट्स है, सॉरी, उनके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। आप यहाँ पे जो है वो ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज दोगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो ये तो हो गया, देखो बेसिक बेसिक सारी चीजें कि क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच के। अब हम एक बार वापस से किस पे आ जाते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। चलो, अब देखो बेसिकली जो अपना सब्जेक्ट है पेपर नंबर 5, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, ठीक है। चलो, अब ये जो अपना पूरा पेपर है मैम, ये कितने मार्क्स का है? ये जो पूरा पेपर है वो 100 मार्क्स का है। यानी इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि हमें प्रैक्टिकल मिल जाएगा क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपना एक ऑडिट का पेपर है, बट ऑडिट का पेपर थ्योरी है लेकिन वो ओनली 50 मार्क्स का है, उसके साथ में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी रहता है, तो वहां पे प्रैक्टिकल भी आपको मिल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे 100 के 100 मार्क्स पूरा थ्योरी है, तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी होगी, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये जो है आपका मॉड्यूल आपके पास सबके पास होगा, आप ओपन कर लो। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉपर है वो कोर्स के बारे में डिटेल में बता रखा है। देखो, अब अगर हम लोग डिस्कस करें तो अपने पास में 4 सेक्शंस यहाँ पे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो अपना फर्स्ट सेक्शन है वो अपना फर्स्ट सेक्शन किसका रहता है? अपना फर्स्ट सेक्शन रहता है कमर्शियल लॉस का। सेक्शन ए अपना किसका है? सेक्शन ए है कमर्शियल लॉस का, और ये कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है? 30, ठीक है, 30 मार्क्स का है। और इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं? 6 चैप्टर्स। सेक्शन बी अपना इंडस्ट्रियल लॉज है, इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं? 5 चैप्टर्स। और ये कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है? 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। इसके बाद में अपना सेक्शन सी आता है कॉर्पोरेट लॉस। अच्छा, इसमें एक ही चैप्टर है, कौन सा चैप्टर दिख रहा है हमें? कंपनीज एक्ट। और एक कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है? 40 मार्क्स। मैम एक चैप्टर 40 मार्क्स? रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक बार पहले इसको सुन लो। आगे जाके आता है अपना लास्ट सेक्शन एथिक्स, अगेन एक ही चैप्टर है, और ये कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है? ये अपना वेटेज कैरी करता है 15 मार्क्स का, ठीक है। अब ये क्या है ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम एक बार इसको डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अभी हमने ये 4 सेक्शंस पढ़े कि अपना जो पूरा सब्जेक्ट है ये 100 मार्क्स का है, ठीक है, सेक्शन ए, बी, सी और डी। अब सबसे पहले अपने पास में सेक्शन ए क्या था? सबसे पहले अपने पास में सेक्शन ए था कमर्शियल लॉस, कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो ये अपना 30 मार्क्स का चैप्टर, सॉरी 30 मार्क्स का जो ये अपना पूरा पोर्शन है, इसमें कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं? इसमें अपने 6 चैप्टर्स रहने वाले हैं, ठीक है। 6 जो चैप्टर्स है मॉड्यूल के अकॉर्डिंग 1 से लेके 6 तक आपके चैप्टर्स हैं। एक बार इन चैप्टर्स के नाम देख लो, यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स अपने यहाँ पे रहने वाले। देखो सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन टू लॉ। जो आपका मॉड्यूल है उसमें आपके चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम। बेसिकली इसमें कुछ कुछ चीजें आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड आएगा। इसके बाद में हम लोग आते हैं जो अपना कमर्शियल लॉ का सेकेंड चैप्टर है। मैंने इतने सारे स्टार्स यहाँ पे इसीलिए लगाए हैं बिकॉज ये आप मानो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इस अकेले चैप्टर में से 21 से
24 मार्क्स तक का आपका वेटेज कैरी करता है। बेसिकली इस एक चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सारा जो हम अगर कह सकते हैं कि वेटेज एक अकेला चैप्टर कैरी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे हमें बहुत ही अच्छे से करना होगा, ठीक है। सो आप भी स्टार लगाते चलना। चलो नेक्स्ट इसके बाद में आता है अपना सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, ठीक है। अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, नेगोशिएबल, ये सारे नाम आपने सुने हुए होंगे क्योंकि ये सब जो है वो फाउंडेशन में भी होते हैं, ठीक है। जो बच्चे फाउंडेशन नहीं करके आए हैं, मतलब जिन्होंने डायरेक्ट बीकॉम के बाद में आ गए हैं, जैसे भी आ गए हैं, तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो उन्होंने ये नाम सुना ही होगा। नहीं भी सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम जीरो से ही स्टार्ट करने वाले हैं इसको वैसे भी, ठीक है। सो ये जो आपके 6 चैप्टर्स हैं, ये 6 चैप्टर्स 1 से लेके 6 तक आपके किसमें है, कमर्शियल लॉस में, सेक्शन ए। इसके बाद में आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका कौन सा है, इंडस्ट्रियल लॉस, और ये कितना वेटेज कैरी करता है, ये आपका 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, और इसमें 5 चैप्टर्स है, ठीक है। अच्छा 1 से लेके 6 तक कहाँ हो गए, मॉड्यूल के फर्स्ट वाले पार्ट में, सेक्शन ए में। 7 से लेके 11 तक कहाँ पे हो गए आपके, यहाँ पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ में। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे है ना, 1 से लेके 6 तक, 7 से लेके 11 तक, ये आपके जो आईसीएमआई का मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अपनी बुक में ऑब्वियसली बात है सीक्वेंस जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन किसी को अगर मॉड्यूल से टैली करना है तो मैंने उस पर्पस के लिए लिख दिया है। अच्छा अब इसमें देखो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एक्ट, देन ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, और एक कोड ऑन वेजेस। ये 5 चैप्टर्स हैं, और ये कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं, 15 मार्क्स का। अब ये जो है ना, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। क्यों, देखो बेसिकली इसमें क्या है कि जो आपके सारे चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स जो है इनका कंटेंट बहुत ज्यादा है। जैसे कोड ऑन वेजेस काफी एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि अपना एफर्ट तो बहुत ज्यादा लगता है, पढ़ना हमें बहुत ज्यादा पड़ता है, और रिवॉर्ड बहुत कम है। मतलब हमें 15 मार्क्स के कंटेंट के लिए इतना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट भी बहुत सारी चीजें और है, तो पहले हम वो पढ़ेंगे, लास्ट में हम किस पे आएंगे, इंडस्ट्रियल लॉ पे आएंगे। चलो अब इसके बाद में अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो अपना सेक्शन सी है, सेक्शन सी अपना कौन सा है, कॉर्पोरेट लॉस। अब आप बोलोगे ये तो मैम बहुत अच्छी चीज है, 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है एक अकेला चैप्टर। रुक जाओ, मैंने क्या कहा था कि ठीक है अब एक बार खुश हो लो, एक ही चैप्टर दिख रहा है हमें, चैप्टर नंबर 12, लेकिन ये चैप्टर में फर्दर इतने सारे चैप्टर्स हैं। इस अकेले चैप्टर में कंपनीज एक्ट में हमें इतना कुछ पढ़ना है। देखो क्या क्या पढ़ना है हमें, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट, टाइप्स ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन, एमओए, आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, डिपॉजिट, चार्जेस, रजिस्टर, रिटर्न्स, जनरल मीटिंग। अभी रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद डायरेक्टर्स, ऑपरेशनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, शेयर होल्डर राइट्स के एमपी। अब आप बोलोगे मैम रुक जाओ, इतना सारा क्या है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑब्वियसली बात है भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा उनको समझ आ गया होगा, बट जो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं ये क्लासेस, तो ये इतने सारे चैप्टर्स हमें कंपनीज एक्ट में कवर करने हैं। तो दिखने को तो अपना एक ही चैप्टर है, बट ऑब्वियसली बात है, तुम खुद सोचो यार 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स का है तो एक चैप्टर 40 मार्क्स तो नहीं देंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए इतने सारे चैप्टर्स हैं। अब तुम एक चीज नोटिस करो, मैंने कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों, देखो पहला कौन सा है, पार्ट ए, एंड सेकेंड है पार्ट बी। अब मैंने ये क्यों डिवाइड किया है, अभी जब हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे तो मैं वहां पे आपको बताऊंगी। बेसिकली ऐसा है कि जो पार्ट 2 वाले चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स आप मानो कि ये मतलब जैसे डायरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्टर्स वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इंटर में आपके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही कवर्ड है, ठीक है। इसके बाद में ये जो इसका सेकंड चैप्टर है, ऑपरेशनल फाइनेंशियल कंट्रोल, 1 पेज का चैप्टर है। नेक्स्ट वाला भी 2-3-4 पेज का चैप्टर है। शेयर होल्डर राइट्स 1 पेज का चैप्टर है, केएमपी 1 पेज का चैप्टर है। इसका मतलब ये जो इतने सारे 5 चैप्टर्स हैं, पढ़ना हमें इसमें बहुत कम है। अभी जो हम जैसे डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल लॉ में, यहाँ पे एफर्ट कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। 5 चैप्टर्स पढ़ के हमें बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं, ठीक है।
मैम ऐसा कहाँ लिखा है? अभी पेपर पैटर्न पे आएंगे ना, तब देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली जो ये 5 चैप्टर्स है, इससे आप मानो कि 3 से 4 क्वेश्चन, 3 तो मानो ही मानो आ ही जाते हैं। और जो ये पार्ट 1 है, जिसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे, इसमें से अभी तक जो एग्जाम पैटर्न है, अभी तक इन सारे चैप्टर्स में से एक ही क्वेश्चन आएगा। किसी भी एक टॉपिक पे इन चैप्टर्स में से एक ही क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। तो इसका मतलब इन वाले पार्ट 1 वाले जो चैप्टर्स हैं, उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है। इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें पहले से ही पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहले से ही अगर ये सब चीजें पता है तो हम उसी अकॉर्डिंग अपना जो एफर्ट है वहां लगाएंगे ना, जहां पे हमें रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है। चलो, और लास्ट में हम लोग आते हैं जो अपना कौन सा है, सेक्शन डी। सेक्शन डी आप ये मानो बहुत अच्छा है। बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली कुछ नहीं करना है, ज्ञान देना है। ज्ञान देने में तो सब अच्छे होते ही है ना। ठीक है, सबका फेवरेट ही काम होता है ज्ञान देना है, मस्त। तो बिजनेस एथिक्स, एथिक्स व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये सारी चीजें हमें करनी है इसमें। मतलब अप्रॉक्स 25 पेजेस आप मान लो, 20-25 पेजेस आप मान लो। ठीक है, इतना ही कंटेंट हमें इसमें पढ़ना है। और ये कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है? 15 मार्क्स का। और इसमें एक ही चैप्टर है। इसमें कंपनीज एक्ट के जैसे ऐसे इतने सारे 18-19 चैप्टर्स नहीं है। इसमें एक ही चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 13, और ये छोटा सा ही है। अब बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो आ जाता है, बेसिकली याद नहीं हो रहा है, ये फालतू का कंटेंट हम क्यों पढ़े। इसको तो पक्का पढ़ना है। इतना सा जो है आपका कंटेंट पढ़ के अगर हमें 2 क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे, 15 मार्क्स हमारे आ जाएंगे बहुत अच्छे से, तो क्यों नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट का ओवरव्यू हो गया। ठीक है, चलो अब एक बार हम जो है वो एग्जाम पैटर्न में डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अच्छा किस तरीके से अपना पेपर बनता है ना। चलो, अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेपर पैटर्न पे। अब देखो, अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो अपना पेपर नंबर 5 है, या बेसिकली कोई सा भी आपका सीएमए इंटर का जो एग्जाम है, अगर आप उसका पेपर देखोगे तो उसमें जो है पूरे पेपर में जो है 2 आपके सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। कितने आपके सेक्शंस आते हैं? सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मतलब 2 सेक्शंस। चलो, अब जो अपना सेक्शन ए है, सेक्शन ए अपना कितने मार्क्स का आता है? सेक्शन ए अपना 30 मार्क्स का आता है, और इसमें सिर्फ आपके एमसीक्यूज आते हैं। इसमें सिर्फ आपके क्या आते हैं? एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू आएंगे? 15 एमसीक्यूज। तो ऑब्वियसली बात है, 15 एमसीक्यू 30 मार्क्स का टोटल है, तो एक एमसीक्यू कितने मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का हो गया। सिर्फ टिक लगा के आना है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, कुछ भी रीजन नहीं देना है अपने आंसर का, जस्ट राइट आंसर बता के आना है। ठीक है, सो इसका मतलब आपके 30 मार्क्स तो यही सिक्योर हो गए ना। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि हमें पासिंग के लिए कितने मार्क्स लेके आने हैं? इंडिविजुअल 40 और एग्रीगेट में 50, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आपको पासिंग के लिए 40 मार्क्स चाहिए, तो 30 मार्क्स तो आपको कहाँ से मिल रहे हैं? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से कर लेनी है। 30 यहाँ ले लिया हमने। अच्छा, इसके बाद कितने बचे पासिंग के लिए? 10। ठीक है, और हद मार के आप जो है, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे हम लॉ में एटलीस्ट पास ही हो जाए, है ना। तो पास ही हो जाए तो उसके लिए हमें 20 नंबर और चाहिए, अगर आप एग्रीगेट भी मानो तो। ठीक है, तो 20 मार्क्स आप नहीं ला सकते हो क्या? आराम से ला सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें और 20 नंबर ही चाहिए, नहीं। हम तो एग्जामिशन के बारे में सोचेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंडिविजुअल पेपर्स में तो पास हो जाते हैं, बट एग्रीगेट में उनका रह जाता है ना। क्योंकि ऑब्वियस है, देखो 40-40 अगर सब में आ भी गए, बेसिकली मैं आपको क्या बता रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता है पहले से इसके बारे में, तो देखो क्या होता है, आपको आपको पता है कि आपके 4 जो पेपर्स होते हैं ग्रुप 1 की, अगर हम लोग बात करें, आपको हर पेपर में 5, 6, 7, 8 हर पेपर में इंडिविजुअली कितने लाने हैं? 40। ठीक है, और पूरे मिलाकर इस ग्रुप के कितने बनने चाहिए? 200। बिकॉज टोटल कितने हो गए? 100 100 100 100 400। तो 400 में से कम 200 आने चाहिए। तो इंडिविजुअली हर पेपर में 40 चाहिए, लेकिन पूरे ग्रुप के एग्रीगेट कितने चाहिए? 50%, दैट मीन्स 200 चाहिए। अब 40 40 40 40 अगर आप मान लो चारों पेपर्स में लेकर आ भी जाते हो, तो भी तो कितना हुआ? अब 40 मार्क्स अभी भी आपको कम ही पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि सिर्फ
हर पेपर में 40 ला के तो हमारा काम नहीं बनेगा, ऑब्वियस है। तो इसीलिए हमें किसी ना किसी में तो 40 से ज्यादा चाहिए चाहिए। तो लॉ में ले आओ। आपकी मर्जी है जिस भी एग्जाम में आप लाना चाहते हो। इसका मतलब, मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप ये माइंडसेट से मत जाना कि यार 40 ही लाने हैं, ठीक है। और अगर आप 40 सोचोगे तो आप ये मानो आपके 25 से आएंगे। इसीलिए हमें हमेशा ज्यादा का सोचना है। हमें सोचना है कि यार 80 लाने हैं, तब जाके आप ये मानो 50 टू 60 आ जाएंगे। सोचोगे ही 40 तो 20 आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आपको लगता है कि यार हमने अच्छा एग्जाम करा है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं देता है। आप बीकॉम में नहीं हो, आप प्रोफेशनल एग्जाम्स में, ठीक है। ये चीज आपको खुद को बार बार बोलनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पासिंग पे नहीं जाना है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, हम स्ट्रैटेजी बनाकर तो पढ़ाई करेंगे ना, ठीक है। सो वही सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि यार 30 मार्क्स तो हमें कम से कम कहाँ से ले लेने हैं, एमसीक्यू से, ठीक है। और उसके बाद जो आपके बाकी के मार्क्स बचते हैं, ठीक है, वो हम सब्जेक्टिव से ले आएंगे। चलो, सो अब बेसिकली सेक्शन ए अपना हो गया 30 मार्क्स का। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी अपना कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव है पूरा। अब देखो ये कैसे आता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन 1 जो था अपना एमसीक्यू, वो हो गया। अब क्वेश्चन 2 से लेके और क्वेश्चन 8 तक वो आपके कहां पर आएंगे? 2 से लेके 8 तक आपके आएंगे जो 70 मार्क्स का आपका पेपर है, पार्ट बी, सेक्शन बी, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे होता है। अच्छा, 2 से लेके 8 तक टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? टोटल 7 क्वेश्चंस हो गए, है ना। 7 क्वेश्चंस हो गए और हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 14 मार्क्स का। अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे मैम पेपर तो 100 का नहीं हो रहा, 128 तक पहुंच गया। ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ पे आपको 128 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता। आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चंस तो गिवन है, लेकिन 7 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? ओनली 5, एनी 5। इसका मतलब हम 2 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं, और आने हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये मत कर लेना कि सारे करके आ गए, हमें सारे आते थे तो हम सारे करके आ गए, नहीं। 5 ही करने और उन 5 को बेस्ट करना है, ठीक है। चलो, तो अब बेसिकली 5 आपको क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का। तो उस अकॉर्डिंग कितने मार्क्स हो गए अपने टोटल सेक्शन बी के? 70। क्लियर है? ओके जी। अब आते हैं आगे। अब देखो जो आपके क्वेश्चंस हैं 2 से लेके 8 तक, उनका भी एक पैटर्न है। देखो आपके इंटर में आप हो तो आपका पेपर कंपेरेटिवली इजी आता है। कैसे? आपके जो है ना 2 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। 2 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, और एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड आता है, ठीक है। लेकिन अभी देखो, ये मानो कि आप ना पेपर पैटर्न ये थोड़ा बहुत चेंज कर ही देते हैं हर अटेम्प्ट में। जैसे अभी जो लास्ट अपना अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर वाला, उसमें इन्होंने एक और केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी दे दिया। तो थोड़ा बहुत हमें अपने माइंड में रखना है कि यार कुछ कुछ चीजें जो पहले से सेट पैटर्न है उससे हटके भी आ सकती है। एकदम रिजिड होके एग्जाम में नहीं जाना है कि हमारा आज तक का पेपर ऐसा आया है तो आगे भी ऐसा ही आएगा, नहीं, ठीक है। सो ये आपको अपने ध्यान में रखना ही है, पहले से ही माइंडसेट रखना। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी हम एग्जाम में उसी एक माइंडसेट से जाते हैं कि जैसा हमें चाहिए, जैसा हम सोच के गए हैं ऐसा ही पेपर पैटर्न आएगा, जो हमेशा से आता है। तो फिर आप जो है ना, बहुत इजी क्वेश्चन भी होंगे ना, बट क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया आप कर ही नहीं पाओगे, आपको एंजाइटी हो जाएगी वहां पे। तो इसीलिए अपने माइंडसेट पे पहले ही डाल के जाओ कि यार ऐसा जो पेपर पैटर्न अभी तक आ रहा था उससे चेंज भी आ सकता है। पूरा चेंज नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन चेंज कर दिया तो कर दिया। तो नॉर्मली अभी तक का जो पेपर पैटर्न है वो ऐसे ही आया है कि जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं 2 से लेके 7 तक वो डायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपसे पूछ लिया, ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दिया और बताओ इसका क्या आंसर है, डायरेक्ट, ठीक है। अभी हम आपको पेपर जो है वो दिखा देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड आता है। केस स्टडी बेस्ड का मतलब क्या होता है, आपको एक सिचुएशन बना के देगा कि देखो ऐसा ऐसा है, 2 आदमी है, उन्होंने ऐसा कर दिया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, ठीक है। अब तुम बताओ कि अब क्या होना चाहिए, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपको एक जो प्रॉपर है वो स्टोरी बना दी, और वो स्टोरी के बेसिस पे आपसे पूछ लिया कि तुम बताओ इस स्टोरी में लॉ कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। सो ये चीज। अच्छा, ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है अभी तक वो कहाँ से आ रहे हैं? जितने भी न्यू सिलेबस के, मतलब सिलेबस 22 के पेपर्स हुए हैं उसमें ये जो क्वेश्चन 8 है ये कहाँ से आ रहा है?
दो क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो एक तो जनरली आता है कॉन्ट्रैक्ट या नेगोशिएबल में से, ठीक है, और जो सेकंड है वो आता है कंपनीज एक्ट से अभी तक। बट ये अगेन मैंने अभी आपको बोला कि इस बार मान लो पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो चांसेस कम है, बट हो भी सकता है। तो मैंने तो आपको अभी तक का बताया कि अभी तक ऐसा है, तो ठीक है, हम उस अकॉर्डिंग चलते हैं। ओके, अच्छा, अब जो ये अपने यहाँ पे 14 मार्क्स के क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया कि 7 क्वेश्चन होते हैं, 14 मार्क्स ईच होते हैं। अब इसको हम और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जनरली कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर चैप्टर में से आता है। ठीक है, अभी तक अगेन वापस से डिस्क्लेमर, अभी तक के पेपर्स में ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे जाके मान लो 10% चांसेस है कि हो सकता है कि पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, तो हमें डरना नहीं है, हम तो सब कुछ पढ़ के गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक देखो कैसा हो रहा है। क्वेश्चन 2 जो आपका आता है, अगेन इसके ना 14 मार्क का क्वेश्चन है, तो दो पार्ट्स आते हैं, ए और बी। ठीक है, 7 मार्क्स और 7 मार्क्स। अब जो अपना ये क्वेश्चन है 2 का ए और 2 का बी, ये आपका किस में से आएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। मतलब अभी तक किसमें से आता है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में से आ गया। अच्छा, जो 3 है, क्वेश्चन 3 का ए और जो बी है, वो जो अपने रिमेनिंग चैप्टर्स बच गए ना कमर्शियल लॉ के सेक्शन ए के, कौन कौन से नेगोशिएबल्स होगा, पार्टनरशिप, एलएलपी, उनमें से किसी में से आ जाएगा। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है लॉ वाला, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसमें से एज सच कोई क्वेश्चन अभी तक डिस्क्रिप्टिव नहीं आया, एमसीक्यू पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। अच्छा, 2 और 3 किसके हो गए? कमर्शियल लॉस के हो गए। अब 4 किसका है? इंडस्ट्रियल लॉ का। तो वो किसी भी जो 5 चैप्टर्स है उसमें से किसी भी चैप्टर में से आपका आ सकता है ए और बी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लॉ इतना ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ। फिफ्थ का ए और फिफ्थ का बी कंपनीज एक्ट से आते हैं। कंपनीज एक्ट जो अपना कॉर्पोरेट लॉज है ना, कॉर्पोरेट लॉज में अपना एक ही चैप्टर है कंपनीज एक्ट, 40 मार्क्स वाला। अब देखो ध्यान से, जो फिफ्थ का ए है वो कंपनीज एक्ट के पार्ट 1 में से आता है। पार्ट 1 जो मैंने आपको बताया था जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है ना। और जो कंपनीज एक्ट का पार्ट 2 मैंने आपको बताया जिसमें कितने ही चैप्टर्स हैं, जिसमें सिर्फ 5 ही चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 एक क्वेश्चन उसमें से आएगा। समझ आई बात? ठीक है, इसका मतलब पार्ट 1 में से एक यहाँ पे और एक पार्ट 2 में से। फिर जो क्वेश्चन 6 है, 6 के ए और बी दोनों अगेन कंपनीज एक्ट में से आएंगे, बट पार्ट 2 में से आते हैं वो जनरली। इसका मतलब पार्ट 1 में से आपको क्या दिखा अभी तक के पेपर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग? एक ही क्वेश्चन आ रहा है। और जो पार्ट 2 है जिसमें आपके 5 ही चैप्टर्स हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 3। बी फिफ्थ का, देन 6 का ए और 6 का बी। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो बेसिकली हमें जो वो 5 चैप्टर्स हैं उन पे ज्यादा एफर्ट लगाना है। अभी तक तो हमें यही समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 7। अच्छा, क्वेश्चन 7 किसका है? एथिक्स, जो अपना 15 मार्क्स का पार्ट है, तो ए और बी दोनों एथिक्स में से आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट जो अपना है क्वेश्चन 8, वो अपना कौन सा क्वेश्चन है? केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो इसका जो ए वाला क्वेश्चन है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट से आएगा या फिर नेगोशिएबल वाले चैप्टर में से आएगा, और जो बी वाला है अगेन वो कंपनीज एक्ट में से आता है, और जनरली जो पार्ट 2 है उससे आता है। बट अगेन पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो कि हो सकता है कोई क्वेश्चन अलग भी आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक बार लास्ट जो अटेम्प्ट का पेपर है वो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दिसंबर 25 का अपना ये पेपर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए है, और सेक्शन ए जो है अपना उसमें 30 मार्क्स का है। 15 जो आपके मार्क्स हैं, सॉरी 15 जो आपके एमसीक्यूज हैं वो 2 मार्क्स ईच आपके यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा यहाँ पे 30 मार्क्स के एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे यहाँ तक। क्लियर? फिर इसके बाद में जो आपका आता है वो आपका क्या आता है? सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या बोला? देखो, अटेम्प्ट या आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 to 8। अभी हमने डिस्कस किया है सब कुछ ऊपर। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का है। ठीक है, अच्छा, हमें करने कितने? ओनली 5, तो 14 इंटू 5 करके कितना हो गया? 70। ठीक है, अब देखो 2 का ए और बी हमने डिस्कस किया था कि टोटल 14 मार्क्स और ए और बी 7 मार्क्स ईच के रहते हैं। ठीक है, देन 3 का हो गया, 4, 5। अब तुम देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पे सिंपल बोल दिया
डिस्कस द म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। डायरेक्ट मतलब सिंपल टॉपिक जो है ना, टॉपिक का पूछ लिया, टॉपिक को लिख दो। तो म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, बायर्स रेमेडीज, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डिफरेंस पूछा है इंडेमनिटी और गारंटी में। एनालाइज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब ये डायरेक्ट टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर के, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है टॉपिक पूछ लिया, एज इट इज लिख दो। तो ये 2, 3 देखो, 4 भी वैसा ही है, 5 भी वैसा ही है। अच्छा 6, अच्छा एक सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि 7 तक के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, लेकिन पेपर पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। तो इस वाले अटेम्प्ट में जो ये 6 का ए है, ये केस स्टडी मैनर में आपसे पूछ लिया, और ऑल्सो ये सिलेबस के बाहर का एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक फाइनल में आता है, मतलब ये फाइनल की लॉ का टॉपिक है, और ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूछ लिया गया है यहाँ पे, मतलब ठीक है आउट ऑफ सिलेबस है, पर क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपके सिलेबस में ये टॉपिक अभी कवर कर दिया, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे अपना कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं आपको ये टॉपिक बेसिकली विमेन डायरेक्टर का है। तो अगर आप आपका स्टडी मैट देखोगे तो वहां पर ये टॉपिक जो है वो डिटेल में मतलब बताया ही नहीं है, ठीक है, फाइनल में आता है। लेकिन ठीक है, आपसे पूछ लिया तो अभी मैंने इसको कवर कर दिया है। तो आप ये मतलब माइंडसेट रखना ही कि यार 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, या देखो जैसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो केस स्टडी मैनर में आपसे पूछ लिया, तो ये थोड़ी बहुत जो चीजें हैं ये हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसीलिए कीप दैट इन माइंड। ओके, देन अगेन 7th क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, और 8th क्वेश्चन देखो कैसा है। 8th क्वेश्चन जो है वो आपका कैसा क्वेश्चन है, वो आपका केस स्टडी बेस्ड है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको जो है वो सिचुएशन समझाई है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज ऑब्वियसली अभी हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो ये जो पूरा आपका क्वेश्चन है ये सिचुएशन दिया है, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा इसने कर दिया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, आप बताओ क्या होना चाहिए एज पर लॉ, ठीक है। अच्छा, अब तुम यहाँ पे देखो, इसने 8th का बी डायरेक्ट दे दिया। नॉर्मली 8 वाला क्वेश्चन केस स्टडी आता है, बट क्योंकि इसने 6 के ए में केस स्टडी दे दी थी, तो इसने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमिटी। ये अपना कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। बेसिकली अगेन हम देखें तो इसने 2 ही केस स्टडीज दी हैं, बस क्वेश्चन नंबर में चेंज कर दिया। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया है पेपर पैटर्न, अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, नॉर्मली अभी तक यही आ रहा था, ठीक है। दिसंबर 25 के पहले पहले तक के अटेम्प्ट्स का जो पेपर पैटर्न है वो यही था। इस वाले अटेम्प्ट में अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, 6th और 8th को। तो अल्टीमेटली जो चैप्टर में से वेटेज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वैसे ही है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये कंपनीज एक्ट में से ही आता है, तो कंपनीज एक्ट में से आया, यहाँ पे भी कंपनीज एक्ट में से ही आया था, बस केस स्टडी और डायरेक्ट को उन्होंने इंटरचेंज कर दिया, और कुछ नहीं है। बट फिर भी अपने माइंड में ये चीज रखना। चलो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने पेपर पैटर्न जो है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने कोई टॉपिक एज सच स्टार्ट नहीं किया है। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या डिस्कस किया है, जो अपना बैच है उस बैच के क्या फीचर्स होंगे, जो अपना सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो है वो कैसे कैसे रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो अपनी नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन, वो हम स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन सी, दैट इज कॉर्पोरेट लॉस। बिकॉज आपको पता है सबसे ज्यादा जो वेटेज कैरी करता है वो कौन सा जो सेक्शन है वो वेटेज कैरी करता है, सेक्शन सी। तो इसीलिए हम लोग पहले किससे स्टार्ट करेंगे, कॉर्पोरेट लॉस से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ये जो आपके सारे चैप्टर्स है, मैं आपको एक बार कॉर्पोरेट लॉस का इंडेक्स यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट लॉस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में क्यों, क्योंकि जो आपका पार्ट सेकंड है जिसमें 5 ही चैप्टर्स हैं, वो हम कह सकते हैं कि उसमें से ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे ये जो है वो आपका इंडेक्स है सेक्शन सी कॉर्पोरेट लॉस का, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके जो आपके
चैप्टर नंबर 1 से लेके और चैप्टर नंबर 13 तक, यहां तक 1 से लेके और 13 तक के जो आपके चैप्टर्स हैं, ये आपका पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना है, लिखना हो तो लिख लो। वैसे मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेके 13 तक के जो चैप्टर्स रहेंगे वो आपका पार्ट 1 रहेगा, और 14 ऑनवर्ड जो 5 चैप्टर है, 14, 15, 16, 17, 18, ये अपना कौन सा रहे, ये अपना रहेगा पार्ट 2। ठीक है, मतलब ये सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, अब ये इसका सीक्वेंस क्या रहेगा? क्या मैम हम पहले सारे 1 से लेके 13 तक पढ़ने वाले हैं, देन हम 14 से पढ़ेंगे? सीक्वेंस वगैरह क्या रहेगा कि जब हम कॉर्पोरेट लॉज नेक्स्ट क्लास से बिगिन करेंगे तभी मैं आपको जो है वो बता दूंगी कि किस किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप जो अपना आज का वीडियो है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि अपना सब्जेक्ट क्या है, किस किस तरीके से पेपर आता है अपना। ठीक है, क्या क्या जो चीजें हैं जिसका हमें ज्यादा ध्यान रखना है, कहाँ पे हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, रिवॉर्ड कम आ रहा है, कहाँ पे हमें एफर्ट कम लगाने से रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हमें डे 1 पे ही पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। प्रॉपर जो अपना चैप्टर 1 है उससे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बिगिन कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपको नोट्स वगैरह जो है वो परचेज करने हैं तो अगेन डिस्क्रिप्शन में सब कुछ रहेगा। ठीक है, नंबर भी रहेगा, आप जैसा भी है डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप कॉल करके बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग देख लेना। चलो, ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।